आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के छात्रों का स्वागत है। मैं तरणपत कुमार चौबे आज के अध्ययन अध्यापन कार्य में मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की कड़ी में तीसरा जो एपिसोड है, 2 एपिसोड का हम लोग अध्ययन अध्यापन कर चुके हैं कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक या विपरीत प्रभाव डालने वाले कारक क्या होते हैं। इसके संबंध में हम परिचर्चा करेंगे, क्योंकि हमने पहले इनका लेसन बहुत महत्वपूर्ण। इस लेसन से 15 से 16 नंबर के सवाल बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों इसका अध्ययन अध्यापन बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। पहला जो कारक है, नंबर 1 जो फैक्टर है, वह वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम या इसे आनुवंशिक भी कहते हैं, अंग्रेजी इसकी हेरिडिटी है। वंशानुक्रम क्या है? यानी जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं, चाहे जो भी लक्षण शारीरिक या मानसिक लक्षण होते हैं, वह बालक में या उसके बच्चों में ट्रांजिट होते हैं, संक्रमित होती हैं, वह आनुवंशिक है। तो जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले कारक जो हैं, वह वंशानुक्रम भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हेरिडेटिकल होती हैं, उस बीमारियों के कारण भी बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। इसलिए उसकी जानकारी करके उसका निदान आवश्यक है, और जिससे उसका सही दिशा में विकास नहीं होता है। तो यह हेरिडिटिकल या वंशानुक्रम कारक ये जो उसके दिमाग पर विभिन्न प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा जो कारण है वह शारीरिक स्वास्थ्य आप कह सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य यानी अगर कोई बालक फिजिकली भी वह उसका स्वास्थ्य कह सकते हैं सही नहीं है, या कह सकते हैं कि उसका हेल्थ सही नहीं है, वह कमज़ोर है, दूल्हा है, पतला है, तो निश्चित रूप से कहा भी गया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन मस्तिष्क का विकास होता है। तो उसका मस्तिष्क सुसमायोजित नहीं होगा, उसका कार्य व्यापार सुसमायोजित नहीं होगा, वह फ्रस्ट्रेट रहेगा, या किसी कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, अंतर्द्वंद में रह सकता है, एंग्जाइटी में रह सकता है, स्ट्रेस में रह सकता है, या कह सकते हैं प्रेशर में रह सकता है। तो इसलिए वो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर जो दुष्प्रभाव पड़ने वाले कारक में शारीरिक स्वास्थ्य भी है। तीसरा जो आपका कारक है जो माना जाता है शारीरिक विसंगति कह सकते हैं। किसी कारणवश जन्म से या जन्म के बाद अगर बच्चों में डिफेक्ट हो जाए, या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाए, या शारीरिक रूप से वो विकलांग हो जाए, तो निश्चित रूप से उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है प्रभावित होता है, या मानसिक स्वास्थ्य उसका सही नहीं होता है, या उसका सही अनुकूली दिशा में विकास नहीं हो सकता है। इसके बाद से उसके परिवार की भूमिका आती है बच्चों। चौथी जो बात है वह परिवार है या फैमिली है, परिवार की भूमिका आती है। अगर बालक का मानसिक स्वास्थ्य कह सकते हैं उस पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले कारक में परिवार का रोल भी है, फैमिली का रोल भी है, क्योंकि परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला भी माना जाता है। तो परिवार की भूमिका में अगर परिवार में उसके बहुत आंतरिक कलह की भावना हो, रोज कुछ न कुछ झगड़े होते हों, कलह होता हो, इससे भी उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। या माता पिता का जो व्यवहार है किसी बच्चे के प्रति, मान लीजिए वह ज़्यादा ममता दिखाता है, किसी बच्चे को उपेक्षापूर्ण तरीके से देखता है, तो उसके अंदर
हीन ग्रंथियां बनती हैं, कॉन्फ्लिक्ट बनता है। और इसके साथ साथ अगर परिवार की जो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इकोनॉमिकल उसका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, तो उसके कारण भी बालकों में हीन भावना या हीन ग्रंथियां बनती हैं। या परिवार का कह सकते हैं कठोर अनुशासन भी कह सकते हैं, बालक के मानसिक विकास में, वांछित उसके मानसिक विकास में बुरा प्रभाव डालता है। या यह कह सकते हैं कि परिवार का एक कह सकते हैं कि अगर उसका वातावरण हर प्रकार से सही नहीं है, परिवार का वातावरण अनुकूली नहीं है, या वह फ्लेक्सिबल नहीं है, या लचीला नहीं है, या फिर बहुत कठोर है या रिजिड है, तो निश्चित रूप से बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। उसके बाद अगली बात है जो कह सकते हैं कि शिक्षक और विद्यालय की भूमिका। शिक्षक और विद्यालय की भूमिका भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। बुरा या सकारात्मक दोनों कह सकते हैं। कि विद्यालय का अगर वातावरण कठोर है, ज़्यादा ही बहुत उसको कठोर वातावरण रखा जाता है, बहुत लचीला नहीं है, बहुत लचीला भी एक तरह कह सकते हैं कि नहीं रखा जा सकता है, बहुत बच्चों के साथ कठोर व्यवहार भी नहीं रखा जा सकता है। उसको अनुशासित रखने के लिए कह सकते हैं स्व अनुशासन, जो आधुनिक जो मनोविज्ञान कहता है बच्चों को स्व अनुशासन की भावना से अनुप्राणित होना चाहिए। अगर इस तरह का वातावरण नहीं है, और कह सकते हैं कि विद्यालय के जो व्यवस्था वातावरण है या उसका कह सकते हैं कक्षों की बनावट इस प्रकार की है, या अन्य प्रकार का वातावरण सही नहीं है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर विद्यालय में शिक्षक अगर सही तरीके से उसका पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम बालकों के अनुकूल नहीं है, बहुत कठोर पाठ्यक्रम है या बहुत लचीला पाठ्यक्रम है, वह प्रभाव डालता है। दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, अगर बालक की कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान मानता है कि बालक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा व्यवस्था संचालित की जानी चाहिए। जैसे एक कक्षा में मान लीजिए एक ही तरह के बालक नहीं होते हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली गिफ्टेड होंगे, कुछ बच्चे औसत दर्जे के होते हैं, कुछ औसत दर्जे से नीचे यानी मंदबुद्धि के होते हैं। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि शिक्षा तो चाइल्ड ओरिएंटेड है, शिक्षा तो कह सकते हैं कि छात्र कह सकते हैं कि छात्र के केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। और व्यक्तिगत इसी कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं, यानी बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, अभिवृत्तियों, एप्टीट्यूड या कह सकते अचीवमेंट के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाती है। तो यह शिक्षण पद्धति दोषपूर्ण है। दूसरी बात है कि जो नई नई शिक्षण विधियां जो कह सकते हैं कि लाई गई हैं विद्वानों द्वारा खोजी गई हैं, जैसे मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली है, या डांटा शिक्षा प्रणाली है, या किरपैक्टी की प्रयोगवादी शिक्षा पद्धति है, उनके अनुकूल अगर शिक्षा व्यवस्था बालक की संचालित नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से बालक के मानसिक विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ आप यह कह सकते हैं विद्यालय की भूमिका में कि अगर दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली भी जिम्मेदार है। आज तक परीक्षा जो व्यवस्था है वह कह सकते हैं कि निबंधात्मक मैक्सिमम निबंधात्मक परीक्षा से टाइप है, जिसमें बच्चों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है, उनका इवैल्यूएशन सही नहीं हो पाता है। शिक्षक की कह सकते हैं कि अगर डिस्क्रिप्टिव और निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली है तो जो एग्जामिनर है परीक्षा के उसके आत्मगत जो फलांकन का दोष होता है
यानी उसके मैं कह सकते हैं कि वह उसका अपना व्यक्तित्व का दोष भी हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा में नंबर पाने में निपुण होते हैं, कुछ तेज बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी कम नंबर पा जाते हैं। तो यह चीज़ें जो है दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली है, जो कह सकते हैं अंकों पर आधारित अंकों को वरीयता देती है, तो वह भी एक तरह से जिम्मेदार मानी जाती है। और अगली जो चीज़ है इसमें शिक्षक का जो व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनालिटी है। अगर शिक्षक मान लीजिए एक तरह से कह सकते हैं कि आवेश में रहता है, या वह भावात्मक रूप से कुछ समायोजित व्यक्तित्व है, या वह कहते कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, अंतर्द्वंद में रहता है, किसी दुश्चिंता में रहता है, तो बालक की शिक्षा सही दिशा में नहीं चल सकती है। अंतिम जो बात बताई जाती है, जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है, वह समाज की भूमिका भी है। समाज है वो, यानी सोसाइटी है। कहा जाता है कि बिना समाज व्यक्ति की कोरी कल्पना है, समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से इतर जो व्यक्ति रहता है या तो पशु या देवता है। तो समाज का जो रोल है वह बालक पर अनुकूल या प्रतिकूल दोनों प्रभाव डाल सकता है। अगर समाज में अंतर्द्वंद चलता है, जातवाद की भावना है, जाति विसंगतियाँ हैं, अंतर कला है, झगड़ा लड़ाई होती है, या कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जो अस्पृश्यता के रूप में दिखाई देती हैं, तो यह वातावरण भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो यह चीज़ें अगर बालक के समक्ष रहेंगी तो निश्चित रूप से वह उसका मानसिक स्वास्थ्य वो अंतर्द्वंद में रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा कह सकते हैं, उसका व्यक्तित्व कुछ समायोजित रहेगा, तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जितने भी कारक आपको बताए गए हैं, फैक्टर आपके बताए गए हैं, वह बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अगर इन कारकों को अनुकूली बना दिया जाए, यानी वह सब प्रक्रियाएं ठीक कर दी जाए, तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य सही हो सकता है, ठीक हो सकता है, और उसका वह सही शिक्षण प्रक्रिया के समय या उसका शिक्षण जो है सही दिशा में संचालित हो सकता है, या अपने को सही तरीके से समाज में समायोजित कर सकता है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना, शेष अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा।